एंड फ्रॉम हियर ओनली आपकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे बेसिक स्टार्ट हो जाएंगे दैट वी हैव टू प्रोसीड विद. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इकोलॉजी? ठीक है, तो व्हाट इज इकोलॉजी इफ यू टॉक अबाउट? सो बेसिकली अब हम बेसिकली डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में कि इतने सारे हमारे आसपास लिविंग बीइंग्स दे आर लिविंग. ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन. हर किसी का किसी दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, जैसे भी है. हमारा प्लांट्स के साथ है, हमारा एनिमल्स के साथ है, एनिमल्स का प्लांट्स के साथ है. एवरी ऑर्गेनिज्म इज हैविंग सर्टेन सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन आपस में और अपनी सराउंडिंग के साथ, जिसको आप फिजिकल एनवायरनमेंट बोल देते हो. फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन, दैट इज व्हाट वी डिस्कस इन इकोलॉजी. Relationships of living beings with other living organisms along with the surrounding physical environment. So that is about ecology, and here you can remember that if you talk about Ram Deo Mishra, he is considered as father of Indian ecology. Father of Indian ecology. That is something you can remember. Indian ecology. Perfect. Let's continue. अब उसके बाद लेकिन नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इकोलॉजी को टर्म जो था, इट वाज कॉइन्ड बाय हुम? इकोलॉजी टर्म वाज कॉइन्ड बाय अर्नस्ट हेकल. क्या कोई मुझे अपने क्लास 11th की थोड़ी सी नॉलेज से बता सकता है अर्नस्ट हेकल का नाम और कहां पर आता है? उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? एनीवन इन द क्लास? हाँ जी बताओ. अर्नस्ट हेकल का एक और नाम आता है, उन्होंने कुछ डिस्कवर किया था बायोलॉजी में, क्लास 11th में पढ़ते हो. कैन यू रिकॉल दैट? हाँ जी, एनी वन ऑफ यू ट्राई तो करो, बताओ. व्हाट डू यू थिंक अर्नस्ट हेकल ने क्या ऐसा डिस्कवर किया था, क्या इन्वेंट किया था? व्हाट वाज देयर? क्लास 11th में वी टॉक अबाउट दैट. एनीवन? क्लास 11 नहीं याद किसी को भी? अच्छा, अगर मैं बताऊं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से कुछ था, देन हाँ जी बताओ कुछ. एस रिया, सलोनी, अंकन, ईशा, इंशा एंड अदर्स, प्लीज बताइए, ट्राई टू आंसर. क्या लगता है आपको? क्लास 11th के चैप्टर में था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में. सो अर्नस्ट हेकल का जब भी नाम आता है एक और जगह पर, ही वाज द वन. सर ये जो एम्ब्रायो का कुछ था शायद. No. एम्ब्रायो हेकल I'm talking from biological classification chapter. What do you think? क्लासिफिकेशन. उसमें ऐसा क्या डिस्कवर किया था इन्होंने कि एक डिस्कवरी थी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली. नहीं पढ़ा आप लोगों ने? प्रोटिस्टा किंगडम डिस्कवर किया था. बहुत बेसिक है ये तो चीज. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना सबने? पढ़ा है? हाँ सर. हाँ, तो उसमें 1 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. विटेकर ने 5 किंगडम किया था. इन्होंने ये कुछ कुछ साइंटिस्ट के नेम्स हैं दैट आर स्टिल इंपॉर्टेंट. इनका प्रोटिस्टा वाला तो काफी इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज प्लास्टिड्स को भी इन्होंने कॉइन किया था अर्नस्ट हेकल ने, बट दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. प्रोटिस्टा इज इंपॉर्टेंट. और इकोलॉजी टर्म वाज कॉइन्ड बाय अर्नस्ट हेकल, दैट यू शुड नो. तो हमने ये तो समझ लिया कि इकोलॉजी में इंटरैक्शंस पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी. की इकोलॉजी में लेवल्स कैसे कैसे होते हैं. हाँ, जैसे हर एक क्लास में भी बच्चे होते हैं ना, कुछ बहुत कुछ टाइम तक, कुछ टाइम के बाद उनको चीज समझ में आती है, कुछ को जल्दी से आ जाती है, कुछ को बहुत जल्दी आ जाती है. हर एक जगह पर एक सर्टेन लेवल्स होते हैं. वैसे ही क्लास 11th में भी आप लोग पढ़ा होगा आपने, वी हैव किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. वो हायरार्की थी, वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए. हम कैसे डिफाइन करते हैं फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. हियर वी आर डिफाइनिंग कि लेवल ऑफ. रिया जी प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लो. आई एम कंप्लीटली ऑडिबल? यस, आई एम ऑडिबल ना? रेस्ट ऑफ द क्लास? हाँ जी बच्चों, आई एम ऑडिबल? टेबल है. Yes, sir. रिया प्लीज ट्राई टू रिफ्रेश. आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम योर साइड. सो अब हम डिस्कस करें कि इकोलॉजी में क्या हो सकते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेट्स टॉक अबाउट ईच ऑफ दीज वन बाय वन. These are various list of, you can say, on levels. जब आप इकोलॉजी को ऑर्गेनाइज करना चाहो, it all starts with a very basic point, that is organism. सबसे
इम्पोर्टेंट, शुरुआत कहाँ से होती है? ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशंस मिलकर बनाती है एक कम्युनिटी, कम्युनिटीज से बनता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम्स फॉर्म बायोम एंड बायोम्स फॉर्म अ बायोस्फीयर। मेजर ये जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यही सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। मेजर वन जो है सबसे इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिजम्स आपको पता होना चाहिए, पॉपुलेशन पता होना चाहिए, कम्युनिटी पता होना चाहिए एंड बायोम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फोकस। इकोसिस्टम पर तो आपका अगला चैप्टर ही पूरा है इकोसिस्टम पर ही है ना। तो ये वेरियस लेवल्स हैं इकोलॉजी की, ऑर्गेनाइजेशन की। इकोलॉजी में कैसे कैसे अलग अलग लेवल्स पर ऑर्गेनाइज किया जाता है लोगों को, चीजों को। लेट्स टॉक अबाउट ईच ऑफ दीज। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज एन ऑर्गेनिज्म, है ना। ऑर्गेनिज्म क्या है? तो आपके सामने एक पिक्चर है, दिस इज अ वाटर बॉडी और उसमें एक फिश है, and that fish will be now considered as an organism, कोई भी living individual, and you can also say it is the basic unit of ecology। ecology की सबसे basic unit जहां से पूरी ecology define होगा, that is organism। सबसे basic unit of ecology that is basically called as organism। ठीक है, सबसे lowest कह सकते हो और सबसे basic unit जहां से सारी चीजें further आपकी डिफाइन होगी। एंड यही वो ऑर्गेनिज्म है, यही वो एंटिटी है इकोलॉजी की, जिसको आप कहोगे दैट इज गोइंग टू शो अडेप्टेशंस। व्हाट इज अडेप्टेशन? अपने आप को ढाल लेना चीजों के मुताबिक, अपने आसपास चीजें कैसी हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, फिजिकल कंडीशंस कैसी हैं, चीजें फेवरेबल है नहीं है, और वो अडेप्टेशंस ऑर्गेनिज्म ही शो करता है। एंड वो अडेप्टेशंस कैसी कैसी हो सकती हैं? मॉर्फोलॉजिकल हो सकती हैं, उसके स्ट्रक्चर में कैसा वो पहले दिख रहा था, क्या क्या अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लेकर आया ऑर्गेनिज्म, वो उसकी एनाटॉमी में हो सकती है, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर में। दैट एडेप्टेशंस कुड भी उसकी फिजियोलॉजी में, कैसे उसका वर्किंग हो रहा है, एंड बिहेवियर के टर्म्स में भी हो सकती है एडेप्टेशंस। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल पढ़ोगे, देयर इज अ डेजर्ट लेजर्ड, जब उसको टेम्परेचर उसको बहुत लो चला जाता है उसके आसपास का, देन वो क्या करती है, डेजर्ट लेजर्ड सन में जाके बास्क करती है, जैसे कि धूप सेकती है सन में। जब टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो जाता है, फिर एम्बिएंट टेम्परेचर हो जाता है कि बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, गर्म होने लग जाता है, देन वो शैडो में मूव कर जाती है। वो उसका एक बिहेवियरल अडेप्टेशन है, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो अडेप्टेशन कौन शो करेगा? रिया कुमारी जी, अभी भी आपको ऑडिबल नहीं है? आई डोंट नो व्हाट्स द इशू योर साइड, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया। प्लीज ट्राई टू रिफ्रेश करो एक बार, अपने ऑडियो के जो भी कनेक्शंस हैं उनको एक बार दोबारा से कर कर देखो, चेक। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट। अब ऑर्गेनिज्म के बाद अगला लेवल आ जाता है पॉपुलेशन का। व्हाट इज अ पॉपुलेशन, हाउ वी डिफाइन इट, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब पॉपुलेशन की जब आप बात करोगे, हमेशा एक तो चीज याद रखनी है कि पॉपुलेशन में क्या होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कह लो of a species living in an area, या बोलो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। जब भी पॉपुलेशन आपने डिफाइन करनी है, तब आप सेम स्पीशीज को ही कंसिडर करते हो। फॉर एग्जांपल, अब जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन का सेंसस होता है आफ्टर 10-11 ईयर्स, आफ्टर एवरी 10-11 ईयर्स, जैसे ह्यूमन की, हम लोगों की पॉपुलेशन का सेंसस होता है। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी घर में जैसे 4 लोग रहते थे, आज वहां पर नहीं थे, मान लो देवर गॉन समवेयर, और उनकी मान लो गाय भैंस कैटल डॉग वगैरह थे, तो जो पॉपुलेशन सेंसस करने वाले आएंगे वो उसकी डॉग कैटल इन सबको काउंट करके चले जाएंगे? नहीं, वो सिर्फ घर में जितने बंदे रह रहे हैं उन्हीं को दे आर गोइंग टू काउंट, राइट। मतलब सेम स्पीशीज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस के साथ आप डॉग्स का भी सेंसस कर रहे हो, ह्यूमंस के साथ ही आपने डॉग्स को ऐड कर दिया, कैट्स को ऐड कर दिया, जो उस घर में रह रहे थे, टाइगर लायन कुछ भी है, कैटल्स हैं। दैट इज जैसे आपके सामने पिक्चर है, देयर आर डिफरेंट फिश, यहाँ पर कोई क्रोकोडाइल नहीं शो करा, टोटोइज, फ्रॉग कुछ शो नहीं करा, बिकॉज वी हैव टू टॉक अबाउट सेम स्पीशीज। क्योंकि अगर आप खुद ही सोचो, अगर आप सेम स्पीशीज की बात नहीं करोगे, आपने पॉपुलेशन बोल दिया, तो पॉपुलेशन में आप कैसे बताते हो कि ये स्पीशीज खतरे में है, ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ये इंडेंजर्ड है, ये रेयर स्पीशीज है? फिर तो आप बता ही नहीं पाओगे अगर सब कुछ मिक्स हो जाएगा। दैट इज व्हाई दे से ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और group of individuals of same species inhabiting or living in a given particular area, किसी एक पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि सामने पिक्चर में वाटर बॉडी में बहुत सारा फिश रह रहा है,
they are all individuals, same species के है ना fish, that is the reason they are called as a population. That is what is a population. अब population के बाद अगली terminology आ जाती है what is a community. अब population में और community में क्या difference है, let's talk about that. जब आप एक community की बात करोगे आप उसमें अलग अलग species की बात करोगे. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई फ्रेश वाटर फिश था या एडिबल फिश था, ये मान लो नॉन एडिबल है या मैराइन वाटर वाला फिश है, ये आपके पास सी हॉर्स है, हिपोकैम्पस जिसे आप बोलते हो ज़ूलॉजी में, यू टॉक अबाउट दिस, है ना. व्हाट इज अ कम्युनिटी? ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस. अब मैं अलग अलग पॉपुलेशन की बात करूं, एक कम्युनिटी में कितनी कैटल्स हैं, कितने डॉग्स हैं, कितनी ह्यूमन स्पीशीज हैं, कितनी कैट्स हैं, वो सब का डेटा अगर मैं बनाऊंगा तो मैं कम्युनिटी का डेटा बनाऊंगा. That is group of different populations which are all present in a given area. और एक और बात भी कही जा सकती है जब आप community बोलते हो, that it is the interaction between the populations. Interaction जब होगी between the populations. That is also called as a community. ठीक है, अभी तक ये टर्म्स क्लियर है? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, एवरीवन? यस सर. ठीक है सर. ओके परफेक्ट. रिया जी अभी क्लास में ही नहीं है, आई थिंक उनका नेटवर्क प्रॉब्लम ही होगा, दैट्स फाइन. ऑर्गेनिज्म हो गया, पॉपुलेशन हो गया, कम्युनिटी हुआ. अब समझना है इकोसिस्टम क्या है. सारी एक एक लेवल अप हो रही हैं चीजें. अब जब इकोसिस्टम की बात करते हो, जैसे इकोसिस्टम में आप क्या बोलते हो, इंटरैक्शन होता है. सिंपल टर्म अगर टर्म्स में डेफिनेशन में बोलूं, इट इज द इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ है, विच इज लिविंग. एबायोटिक लाइफ नहीं है, विच इज नॉन लिविंग. अब एक आपके सामने मैंने ऊपर पिक्चर दिखाई थी, दैट वाज फॉर अ कम्युनिटी. अब आप खुद देखो, इस कम्युनिटी में मैंने आपको सिर्फ बायोटिक चीजें दिखाई है, सिर्फ फिश दिखाया है, सी हॉर्स दिखाया है, एक्सेप्ट वाटर जिसमें वो रह रहे हैं, और कोई चीज नहीं दिखाई. नॉट माउंटेन, नॉट सन, नॉट ट्रीज, ये सब कुछ नहीं दिखाया. बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम. अब यहाँ पर आई एम गोइंग, इंशा जी प्लीज अभी आप अपना माइक आप टर्न ऑफ कर सकते हो. जब आपको क्वेश्चन पूछना हो या इंटरेक्ट करना तब आप ऑन कर लेना, डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा सा. तो अब आप इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, इट इज इंटरैक्शन. इसकी इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक लिविंग, जितनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी लिविंग चीजें हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स हैं, और नॉन यू कैन से लिविंग और एबायोटिक, जैसे माउंटेन्स हैं, ट्रीज तो चलो लिविंग में ही आ जाते हैं, माउंटेन्स हैं, सनलाइट है, रेन है, टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं. लाइट है ना. अब इनकी आपस में कैसे इंटरैक्शन होती है, दैट वी टॉक अबाउट इन इकोसिस्टम. सो इट इज कंपोज्ड ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी अलोंग विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट. एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी और उसके आसपास का जितना फिजिकल एनवायरनमेंट है. व्हाट इज फिजिकल एनवायरनमेंट? फिजिकल एंटिटीज की बात करते हो, टेम्परेचर कैसा है, पीएच कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, रेनफॉल कैसा है, एंड ऑल दीज थिंग्स. दैट इज व्हाट इज एन इकोसिस्टम, की बायोलॉजिकल कम्युनिटी प्लस उसकी फिजिकल एनवायरनमेंट. एंड यू नो दैट जब एक इकोसिस्टम की बात करते हो, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड करता है. ऑर्गेनिज्म को फर्क पड़ता है एबायोटिक चीजों से भी. बायोटिक फैक्टर्स आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन एबायोटिक थिंग्स. ऑर्गेनिजम्स को फर्क पड़ता है टेम्परेचर कैसा है, ऑर्गेनिज्म को फर्क पड़ता है लाइट कितने देर तक मिलेगी, कितने देर तक नहीं मिलेगी. दैट इज द इंटरैक्शंस. ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर एंड ऑन देयर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करते हैं. दैट इज व्हाई ना कितने अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं जिसको बोलते हैं कि कुछ कम घंटों की रोशनी चाहिए होती है ना, शॉर्ट डे प्लांट्स बोलते हैं. कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं जिनको ज्यादा डे लाइट चाहिए होती है. वहां पर फ्लावरिंग में फर्क पड़ता है. जैसे वी हैव सर्टेन प्लांट्स, आप लोग क्लास 11th में टॉपिक पढ़ते हो वर्नलाइजेशन. व्हाट इज दैट? सर्टेन प्लांट्स को थोड़ा सा कोल्ड ट्रीटमेंट, ठंड का ट्रीटमेंट चाहिए होता है अपनी फ्लावरिंग करने के लिए, जो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस 0 to 57 तक हम देते हैं, तब वो जाकर अपना प्लांट प्रॉपर ग्रोथ या फ्लावरिंग या सब कुछ करते हैं. दैट इज हाउ टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है. अब एनिमल्स के केस में अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी जो साइकिल, जैसे ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स हैं वहां ईस्ट्रस साइकिल होती है. एंड उस साइकिल को फर्क पड़ता है
आसपास का टेम्परेचर कैसा है, डे लाइट कैसी है, और वो सब चीजें उनके हार्मोन्स के साथ लिंक होती है, सिग्नलिंग होती है। वो सारी चीजें अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को डिफाइन करता है। आप लोग ने ये भी पढ़ा होगा कि आपकी 24 आवर साइकिल होता है, सर्केडियन रिदम चलता है जो आपकी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। आपका अंदर मेलाटोनिन हार्मोन है, दैट ऑल्सो वर्क्स की इतने टाइम की नींद है, इसके बाद आपको पता आपके वर्किंग आवर्स है, तो आपकी बॉडी उसी हिसाब से टायरिंग मोड में जाती है, उसी हिसाब से एक्टिव मोड में जाती है। उतना पता है मेलाटोनिन हार्मोन जो आपकी ब्रेन में वर्क करता है, यू नो दैट थिंग, है ना। तो दैट इज हाउ वी आर सेइंग कि ये इंटरेक्शन किस तरीके से मैटर करती है एंड हाउ इट इज हैपनिंग एक्चुअली, एंड इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगली चीज आ जाती है बायोम, विच इज अ वेरी यू कैन से वास्ट टॉपिक, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अब चीजें। इकोसिस्टम में आपने क्या बोला था, इट वाज अबाउट द कम्युनिटीज, और उन कम्युनिटीज का क्या फिजिकल एनवायरनमेंट है, दैट वाज व्हाट वाज इन द इकोसिस्टम। बट अब मैं बात करूंगा जब बायोम का, बायोम का मतलब क्या आ जाता है, वेयर आई टॉक मेजरली, मेजर जब फोकस करता हूं मैं उस एरिया के क्लाइमेट पे, जब ज्यादा फोकस मैं क्लाइमेट को लेकर डिफाइन करने लगूं डिफरेंट जगहों को, देन इट इज बायोम। जैसे आपने बहुत कॉमन सुना होगा पोलर रीजन्स, जहां बहुत ठंड बहुत बर्फ होती है, डेजर्ट रीजन जहां बहुत गर्मी होती है, रेनफॉल इज वेरी स्कार्स, वेजिटेशन बहुत ऐसी होती है कि जिसको पानी की आवश्यकता ज्यादा मिलता नहीं है, तो कैक्टस वगैरह जैसी चीजें होती हैं। ये बेसिक चीजें आपने पढ़ी है, बट वो क्यों बना है, डेजर्ट क्यों बना है, पोलर रीजन क्या है, वो अलग अलग बायोम है, डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। वहां पर क्लाइमेट कैसा था, बहुत ज्यादा लो था टेम्परेचर या बहुत ज्यादा हाई था। ऑन दैट बेसिस इफ यू स्टार्ट टू डिफाइन, वी से, आपके सामने पिक्चर है, ये क्या डिफाइन करता है, अलग अलग रीजन्स। हमारा कहां पर आता है, एशिया, हम एशिया रीजन में आते हैं, ये वाला रीजन हमारा इंडिया का है ना। उसके अलावा ओरिएंटल है, इथियोपियन है, ये वाला ऑस्ट्रेलियन रीजन होता है। अलग अलग रीजन्स है हमारे बायोजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। 7 बायोजियोग्राफिकल रीम्स या रीजन्स होते हैं वर्ल्ड के, आप उसमें पढ़ते हो एवोल्यूशन वाले चैप्टर में। अब ये बायोम्स क्या है, रीजनल यूनिट, रीजनल यूनिट एक जगह की यूनिट, characterized by plants, animals and climates in that area. What is a biome? एक जगह, that's it. और उस जगह में रहने वाले प्लांट्स, उस जगह में रहने वाले एनिमल्स और वहां का क्लाइमेट, दैट इज बेसिकली अ बायोम। मैंने क्या बोला था, डेजर्ट, डेजर्ट एक जगह है, वहां पर रहने वाले एनिमल्स, यू नो दे आर लाइक इंसेक्टिवोर्स होंगे, कैमल्स होंगे, है ना, लाइक दैट। प्लांट्स कैसे होंगे, कैक्टस, यूफॉर्बिया, ऐसे प्लांट्स होंगे। तो डेजर्ट एरिया अलग से डिफाइन हो गया, उसका क्लाइमेट बहुत, आपको पता है रेनफॉल बहुत कम है, वहां के प्लांट्स की एनाटॉमी अलग है, मॉर्फोलॉजी अलग है, फिजियोलॉजी अलग है, अलग अलग चीजें हो जाती हैं। तो एक रीजन है, रीजन को कैरेक्टराइज किया है, वहां के प्लांट्स कैसे हैं, वहां के एनिमल्स कैसे हैं, वहां के क्लाइमेट कैसा है, स्पेसिफिकली क्लाइमेट, देन इट इज कॉल्ड एज अ बायोम। एंड दैट इज हाउ आपके मेजर बहुत सारे बायोम्स हैं, मेजर वंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। मैंने आपको बताया जैसे आपका ये एशिया वाला रीजन है, ऐसे ही आपका ऑस्ट्रेलियन है, ओरिएंटल रीजन है, इथियोपियन रीजन होता है, नियार्कटिक है, पेलियार्कटिक है, बड़े सारे रीजन्स होते हैं, है ना। अब बायोम्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने बोला एक रीजनल यूनिट है, लेट्स सी कैसे कैसे डिफाइन करा जाता है बायोम। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायोम, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट एक चीज आपको बता देता हूं यहीं पर कि जब आप बायोम की बात करते हो, मेजरली फिर हम बायोम को कैरेक्टराइज करते हैं दो तरीके से। वी से आइदर इट इज अ टेरेस्ट्रियल or it is aquatic. Then we start categorizing कि जब आप बायोम की बात करते हो, या तो बायोम आपका टेरेस्ट्रियल होगा, टेरेस्ट्रियल मीन्स विच इज बिलोंगिंग टू लैंड, एंड एक्वाटिक विच इज बिलोंगिंग टू वाटर, है ना। मेजरली हम जो डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी द टेरेस्ट्रियल वंस, टेरेस्ट्रियल वंस पर हमारा ज्यादा इसमें बेसिकली फोकस रहेगा। अब उसके बाद आ जाती है अगली सबसे बड़ी यूनिट, दैट इज बायोस्फीयर। व्हाट इज बायोस्फीयर, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो बायोम तो हमने समझ लिया कि एक रीजनल यूनिट, और उसमें रहने वाले प्लांट्स, उसमें रहने वाले एनिमल्स एंड उसमें रहने वाली वेजिटेशन, क्लाइमेट एंड एवरीथिंग, दैट कम्स आउट टू बी एज अ बायोम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोस्फीयर। व्हाट इज बायोस्फीयर, बायोस्फीयर को हम इकोस्फीयर भी बोलते हैं, सम ऑफ ऑल द इकोसिस्टम्स। इसकी नोट्स आई थिंक आपके पास, जब आपके पास मे बी इफ नॉट नाउ, इन सर्टेन डेज आपके पास यही जो सारे नोट्स हैं, यही आपके पास पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होंगे। आई रियली हैव नो आइडिया अभी स्टूडेंट
साइड पर व्हाट इज ऑल विजिबल, बट यस दैट इज ऑल श्योर, आपको जल्दी ही यही वाले सारे नोट्स या तो क्लास के बाद ही मिल जाएंगे या इन सर्टेन डेज यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट ऑल दीज नोट्स इन प्रिंटेड फॉर्म। बट कोशिश क्या करो, क्लास में मेजर चीजें जो है वो नोट कर लिया करो। प्लीज रिलाई मत करना कि मुझे कल को नोट्स मिलेंगे तो ही मैं लिखूंगा या लिखूंगी। डोंट रिलाई ऑन दैट, जितना हो सके लिखो, अपनी स्पीड बढ़ाओ, उतनी चीजें याद भी रहेंगी, आपका ही फायदा होगा। हमेशा याद रखना, कोई भी एग्जाम पेपर में जिंदगी में कभी भी दोगे, आपके खुद के ही नोट्स आपके हमेशा काम आएंगे, दूसरों के नोट्स आपके कभी काम नहीं आएंगे जब तक आप खुद से नहीं लिखोगे। ठीक है, रिमेंबर दैट। सो बायोस्फीयर को हम इकोस्फीयर भी बोलते हैं, सम ऑफ ऑल द इकोसिस्टम्स। अब सारे इकोसिस्टम्स ले लो, टेरेस्ट्रियल वाले ले लो, एक्वाटिक वाले ले लो, हर तरीके का इकोसिस्टम इंक्लूड कर लो, then that will be definitely called as a biosphere. That is a very broader term. तभी तो सबसे हाईएस्ट लेवल पे क्या है, बायोस्फीयर है। तो ये मेरे पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऑफ इकोलॉजी। बहुत बेसिक क्वेश्चन, जितना कुछ बताया है उतना ही आएगा, उससे ज्यादा डिटेल में किसी के बारे में कोई इतना आपसे कुरेद कर इसमें बिल्कुल पूछने वाला नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? एक चीज वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट कि अभी जब हम टेरेस्ट्रियल वाले पढ़ेंगे, सो आई कैन जस्ट लिस्ट आउट कि अगर आप टेरेस्ट्रियल बायोम्स की बात करते हो, व्हाट आर द मेजर बायोम्स दैट यू हैव टू टॉक अबाउट। इनके नाम हम लिख लेते हैं, टेरेस्ट्रियल बायोम्स दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। आज की क्लास में वी विल टॉक अबाउट दैट डेफिनेटली। सो जब मैं लिख रहा हूं, देखो वो चीज तो लिखा ही करो जरूर। तो टेरेस्ट्रियल में मेरे पास सबसे पहले आ जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ये याद रखना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पूरी दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट एरियाज हैं इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी। ये वो एरियाज होते हैं जहां पर बहुत अच्छी रेनफॉल होती है, टेम्परेचर ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा गर्मी है बहुत ठंड है, एक मीडियम टाइप ऑफ टेम्परेचर है, प्रिडिक्टेबल होता है क्लाइमेट यहाँ का। यहाँ इतना अच्छा प्लांट्स का डाइवर्सिटी होता है, एनिमल्स का डाइवर्सिटी होता है, राइट। इसका एग्जांपल अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, जो लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोलते हो जिसको, वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। आज के टाइम पर इको टूरिज्म, टूरिस्ट लोग भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे एरियाज में टूरिस्ट की तरह प्रेफर करते हैं टू गो देयर, राइट। तो सबसे ज्यादा अच्छा रीजन तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही कहलाता है। उसके बाद आ जाता है टेम्परेट। टेम्परेट आ जाता है थोड़ा ठंडे वाला, जहां पर थोड़ा ठंड वाला इलाका आ जाता है। उसके बाद आ जाती है ग्रासलैंड, ठीक, ओके, सब कुछ मीडियम काइंड ऑफ थिंग्स। डेजर्ट, यहाँ तो आपको मालूम ही है, हाल बुरे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। टुंड्रा, थोड़ा ठंडा आ जाता है, टुंड्रा टाइगा, ये ऑलमोस्ट ठंडे इलाकों में आ जाती हैं चीजें। ये मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन द क्लास। मेजर पॉइंट्स इनके, जो आपको इससे ज्यादा और कोई पूछता नहीं है। एक्वाटिक वाले कभी कोई डिस्कस नहीं करता डिटेल में, सो यू डेफिनेटली कैन लीव देयर दैट पॉइंट्स, ठीक है। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अर्थ को डिफाइन करते हो लाइक दिस, तो ये वाला रीजन आपका इक्वेटर होता है, ये वाला रीजन आपका पोल होता है। पोल वाला इलाका होता है ठंडे वाला, जहां पोलर बेयर वगैरह रहेंगे। इक्वेटर वाला ये नॉर्मल वाला जहां हम लोग रह रहे हैं, दैट इज ऑल इक्वेटर वाला जोन, ठीक है। अभी तक जितनी बताई चीजें, इज इट ऑल क्लियर टू एवरीवन? यस, Yes, sir. ठीक है, परफेक्ट। तो बायोस्फीयर हमें समझ लिया, लेट अस नाउ कंक्लूड फर्दर। अब डिफरेंट बायोम्स स्टडी करने वाले हैं, जिसके नाम लिए थे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बायोम मेजरली कहता हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशंस इन द क्लाइमेट। क्लाइमेट पर किसी जगह की क्लाइमेट कैसा है, वहां का पूरा एटमॉस्फेयर कैसा है, वेरिएशंस इन द क्लाइमेट। और जब आप क्लाइमेट को डिफाइन करते हो, क्लाइमेट में दो चीजें आती हैं, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। टेम्परेचर का मतलब क्या है, एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर। मतलब जब टेम्परेचर की बात करते हो, आप क्या देखते हो, एनुअली साल में कैसे वेरिएशन आती है, किस चीज में, इंटेंसिटी में, कितना इंटेंस था टेम्परेचर, कितना ज्यादा लो था, कितना ज्यादा बहुत ज्यादा था, ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, कितने टाइम के लिए लो टेम्परेचर था, कितने टाइम के लिए हाई टेम्परेचर था। दिस ऑल कम्स अंडर टेम्परेचर। रेनफॉल में क्या आता है, रेनफॉल में हमेशा आपने याद रखना कि एनुअल वेरिएशन इन दी प्रेसिपिटेशन। जब आप रेनफॉल डिफाइन करते हो, आप कभी भी रेनफॉल को एज सच बारिश की फॉर्म में ही दैट से डिफाइन नहीं करते हो, आप एनुअल वेरिएशन बताते हो प्रेसिपिटेशन में। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, जिसमें रेनफॉल भी आ जाती है, स्नो भी आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। सो जब आप एनुअल वेरिएशन बताने लगोगे, so annual variation in the precipitation that is basically going to include precipitation में क्या क्या आ जाएगा आपका, रेनफॉल एंड स्नो, ठीक है।
तो what is precipitation? When we talk about rainfall and snow both. Let's come to the next part. अब यहाँ पर इसी के बेसिस पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है फ्रॉम योर NCERT, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर. एटलीस्ट इसको कहाँ पर कौन सा ग्राफ है, कहाँ पर क्या है, वो आपको पता होना चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ. सबसे पहला रीजन देखते हैं, ये वाला. द वेरी फर्स्ट रीजन दैट आई हैव लेबल्ड इज आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा. ठीक है, सबसे पहला रीजन. अब आप खुद देखो, ये एक ऐसा रीजन है जहां पर अगर मैं एनुअल प्रेसिपिटेशन या अगर मैं बात करूं रेनफॉल एंड स्नो की, है ना, तो ये वो रीजन है जहां पर इतना ज्यादा रेनफॉल वाला प्रभाव तो नहीं है, वी कैन से दैट, बट डेफिनेटली जो एनुअल टेम्परेचर है दैट कैन गो एटलीस्ट टिल -10. सबसे ज्यादा बर्फीला, यू कैन से स्नो कवर्ड, इवन परमाफ्रोस्ट एक टर्म आता है. व्हाट इज परमाफ्रोस्ट? परमाफ्रोस्ट रीजन होता है द एरिया विच इज स्नो कवर्ड, बर्फ से ढका रहने वाला. वो रीजन्स आपके यहां पर आ जाते हैं when we talk about the Arctic and Alpine tundra. So you can clearly say that कि Arctic और Alpine tundra एक वो रीजन है जहां पर मेरे पास just you have to remember कि टेम्परेचर कितना आ जाता है, -10 से 0, -10 से 0. ये वाला सारा रीजन इसका है. -10 से 0 सारा किसका है? आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा का. एंड अगर मैं बात करूं इसके पास मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, सबसे लोएस्ट, यहीं से ग्राफ शुरू करो सबसे नीचे, और इसके पास अराउंड 100 to 130 के आसपास इसमें क्या है? मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन. ठीक है, सबसे पहला मैंने पढ़ा आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा. इसके अलावा आपको और कुछ भी डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं है. नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, इसके बाद अगला, अब इसको याद रखना कि आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा के बाद मेरे पास एक सी शेप्ड एक एरिया आता है. कैसा आता है? सी शेप्ड, लाइक दिस. अब ये सी शेप्ड एरिया जो है, व्हाट इज दैट रिप्रेजेंटिंग? सी है, तो सी विल रिप्रेजेंट दी कॉनिफेरस फॉरेस्ट. तो ये मेरे पास आ जाता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट. अब कॉनिफेरस फॉरेस्ट की जब आप बात करते हो, इसकी पहचान क्या होती है? सर वो आपने क्या बताया? वो पार्माफ्रोस्ट ना? हाँ, पार्मा, PERMAFROST. These are snow covered regions. तो बेसिकली मैंने बोला था आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा ही वो रीजन है जहां पर परमाफ्रोस्ट जोन बनती है, और यू कैन से पोलर रीजन यहीं पर बिलोंग करता है. ओके ओके. इसके बाद एक लिस्ट बनवाऊंगा कि इस प्लैनेट पर किस किस तरीके से लाइफ एग्जिस्ट करती है अकॉर्डिंग टू द फेवरेबल कंडीशंस और नॉट. तो सबसे पहले आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, उसके बाद मैंने बताया कॉनिफेरस. कॉनिफेरस, ठीक है, तो मैं एक चीज लिख देता हूं यहीं पर. यहाँ पर टेम्परेचर था -10 से 0 डिग्री सेल्सियस तक, और अगर मैं बात करूं एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना था? 0 से 150. समझ आना? नेक्स्ट वन इज, पहले लिख रहा हूं टेम्परेचर, फिर लिख रहा हूं प्रेसिपिटेशन. यू कैन नोट दिस डाउन. कॉनिफेरस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हाल क्या है? एटलीस्ट माइनस में तो नहीं जा रहा टेम्परेचर, वो 0 से 15 तक हो सकता है अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, और 50 to 250 के आसपास मेरे पास क्या होगा? सेंटीमीटर्स में रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन इफ यू टॉक अबाउट. सो यू कैन से कि ऑलमोस्ट ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा गर्म वैसा कुछ नहीं है. ओके ओके हाल है यहाँ पर, ठीक है सब कुछ, है ना. बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज्यादा स्नो कवर्ड एरिया भी नहीं है कॉनिफेरस वाला, बट स्टिल इतना है कि नॉर्मल स्नो गिर जाती है. जब कॉनिफेरस की बात, व्हाट इज कॉनिफेरस? कॉनिफेरस को कॉनिफेरस क्यों बोलते हैं? यहाँ के जो पेड़ होते हैं ना, अगर आप कभी देखो ऐसे होते हैं, कोन लाइक, दैट इज व्हाई कॉनिफेरस बोला जाता है इसको. ठीक है, अब कॉनिफेरस के बाद नेक्स्ट जोन हमारे पास क्या है? आप इसको ऐसे याद रखो, कॉनिफेरस के तुरंत ऊपर इसका कुछ ऐसे शेप बनाकर याद रखो, जी बनाओ लाइक दिस, ताकि आप याद कर सको. सबसे पहले मैंने आपको बताया आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, नेक्स्ट जोन वाज कॉनिफेरस, तीसरी जोन आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड, जी से ग्रासलैंड. उसकी शेप ही ऐसे याद रखो, जस्ट टू रिमेंबर. कई बार ग्राफ लेबल करने को आ जाता है आपके पास. ग्रासलैंड की इफ आई जस्ट टॉक अबाउट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर देखो टेम्परेचर और थोड़ा गर्मी की तरफ जा रहा है, 0 to 25 डिग्री सेल्सियस हो रहा है टेम्परेचर. अगर मैं रेनफॉल की बात करूं, रेनफॉल उतनी अच्छी नहीं है, 50 से 100 सेंटीमीटर तक है, उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी कॉनिफेरस में थी. कॉनिफेरस से तो कम ही है, बट टेम्परेचर थोड़ा गर्मी की तरफ बढ़ चुका है ना. तो ये एक ऐसा है, एक गरम सा है, ऑलमोस्ट 0 to 25 तक चला गया है, और रेनफॉल भी बहुत ज्यादा नहीं है, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में है. यू कैन से दैट इसकी जो रेनफॉल है वो एट किससे कम है? आपके पास जो अगले वाला था, कौन?
कॉनिफेरस से भी कम है, आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा से भी कम है रेनफॉल। ग्रासलैंड्स के बाद आपके पास सबसे बढ़िया जोन जो हमारी फेवरेट रहती है हमेशा से, दैट इज बेसिकली नेक्स्ट जोन इफ यू टॉक अबाउट, कौन सी है, दैट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट जोन दैट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो ये वाला एरिया है सारा, ठीक है। तो फोर्थ जोन आपकी क्या है, लेट मी मार्क इट विद डिफरेंट मार्कर। तो ये आपके पास फोर्थ है, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सबसे बढ़िया जोन है ना, ऑलमोस्ट 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 20 ऑलमोस्ट 20 के आसपास कह सकते हो, 20। अब आप ये देखो 20 डिग्री सेल्सियस, मैंने क्या बोला था, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहां पर टेम्परेचर वेरी नहीं करता एनुअली, ये एनुअल डेटा की बात हो रही है, एनुअली वेरी नहीं करता है, प्रिडिक्टेबल है कि भाई इतना ही होगा, मैंने प्रिडिक्ट कर दिया। बाकी जगह मैंने बोला 0 से 25 हो सकता है, 0 से 15 हो सकता है, -10 से 0 हो सकता है। हियर आई टोल्ड इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज नियर टू 20। दैट इज वाई नो एनुअल टेम्परेचर वेरिएशंस, सीजनल वेरिएशंस है ही नहीं, एक कांस्टेंट प्रिडिक्टेबल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। बट इफ आई जस्ट टॉक अबाउट, यहां पर रेनफॉल बहुत अच्छी है, बेस्ट रेनफॉल है 150 से 400 सेंटीमीटर्स। एक यही इलाका है जहां सबसे ज्यादा बढ़िया रेनफॉल है, बहुत अच्छी रेनफॉल, बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी, बहुत अच्छी सनलाइट, एवरीथिंग इज ऑल गुड। दैट इज वाई सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी हमेशा किस में होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, हमेशा याद रखना, दीज आर द मोस्ट डाइवर्स एरियाज कंपेयर टू एवरी अदर रीजन। अब ट्रॉपिकल का हमेशा कंपैरिजन होता है उसके साथ वाला जो यहाँ पर एक एरिया बना हुआ है, इफ यू कैन सी दिस, ये वाला हिस्सा, दिस एरिया इज योर टेम्परेट। एटलीस्ट आप देख ही सकते हो ट्रॉपिकल टेम्परेट से बेटर क्यों है, रेनफॉल में ही पता लग रहा है, और पीछे भी है थोड़ा, दैट मीन्स टेम्परेचर थोड़ा लो भी है ना। तो नाउ दिस रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज योर फिफ्थ रीजन, दैट इज टेम्परेट। टेम्परेट की अगर मैं बात करूं, व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर जोन, तो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर है, ठीक है, मतलब ओके ओके, है ना, ठीक है, ठंडे थोड़ा थोड़ा ठंडा ही है कंपेयर टू द ट्रॉपिकल, ज्यादा गर्म नहीं है, थोड़ा ठंडा ही है। बट अगर मैं बात करूं रेनफॉल की तो इतनी कुछ खास नहीं है, 50 से ऑलमोस्ट 200 तक रेनफॉल है। एक जनरल आइडिया, यू कैन जस्ट लिस्ट इट आउट। वहां पर देखो कि टेम्परेचर सबसे लीस्ट किस में है, टेम्परेचर सबसे ज्यादा किस में है, रेनफॉल सबसे लीस्ट किस में है, रेनफॉल सबसे ज्यादा किस में है, दैट्स इट, ठीक है। अब आ जाता है दुनिया का सबसे भयंकर एरिया। भयंकर एरिया अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ ये वाला जोन, दैट इज डेजर्ट, डेजर्ट वाला हिस्सा, ये वाला। लेट्स टॉक अबाउट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन, सबसे जो लास्ट वाला मेरा इस कैटेगरी में रह गया। अब डेजर्ट की बात ऐसी है कि 5 से 25 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट इवन मोर देन दैट हो सकता है, बट 5 से 25 मैक्सिमम लिया जाता है इसका टेम्परेचर। रेनफॉल बहुत है कम, 0 से 50 सेंटीमीटर लीस्ट रेनफॉल। इसके बाद एटलीस्ट इससे थोड़ी ज्यादा किस्में थी, आर्कटिक एल्पाइन टुंड्रा में फिर भी थी वहां पर, क्योंकि स्नो हो जाती है, रेनफॉल की जगह स्नो हो जाती है वहां पर। यहाँ पर आपकी रेनफॉल, स्नो की तो बात ही छोड़ दो, कभी डेजर्ट देखा है स्नो से भरा, नहीं। लीस्ट रेनफॉल 0 to 50 सेंटीमीटर, टेम्परेचर हाई है ऑलमोस्ट 25, क्योंकि हाईएस्ट 25 तक ही जाता है अगर मैक्सिमम बोले इन जनरल, एक्सट्रीम तो बहुत ज्यादा जैसे मर्जी चला जाए। तो दैट इज हाउ आप अलग अलग बायोम्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे हैं और कैसे आप डिफाइन करते हो। वी स्टार्टेड विद आर्कटिक एल्पाइन टुंड्रा, फिर एक सी बनाकर मैंने कोनिफेरस बताया था, उसके ऊपर जी बनाया था, देन ट्रॉपिकल बनाया था। जी और सी के बीच में मेरे पास क्या था, यहाँ पर मैंने शो किया था टेम्परेट वाला हिस्सा, दिस इज योर टेम्परेट। और पीछे बिल्कुल ग्रासलैंड के पीछे बिल्कुल कौन था, डेजर्ट वाला इलाका, ठीक है। ग्राफ समझ में आया सबको, इज इट ऑल क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, हाँ जी बच्चों, इज इट ऑल क्लियर? Yes, sir. ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट, आपको याद रखनी मेजर चीजें अकॉर्डिंग टू ग्राफ। तो ये ग्राफ ऐसे ही अपनी कॉपी में साफ सुथरा बना होना चाहिए, इसमें ये मेन मेन बातें आपकी लिखी होनी चाहिए, ताकि पेपर में एक बार पढ़ो तो फटाफट पूरा ग्राफ दिमाग में सेव हो जाए। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ टुंड्रा। टुंड्रा वाला रीजन आपके पास कौन सा आता है, ये वाला, बिल्कुल ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, बिल्कुल ऑलमोस्ट, मतलब ये आपका पोलर रीजन और के आसपास वाला आ जाता है। कैन यू सी दिस पिक्चर, बैकग्राउंड, दिस इज हाउ अ टुंड्रा रीजन वुड लुक लाइक। तो ये क्या है, आर्कटिक रीजन है,
बड़ी बड़ी पहाड़ियां, हाई माउंटेन्स वाला इलाका, स्कैंटी वेजिटेशन, इतनी कुछ खास वेजिटेशन नहीं होती है, ग्रासेस मिल जाती है, मॉसेस मिल जाते हैं, आप लोग पढ़ते हो ब्रायोफाइट्स में, लाइकेंस मिल जाते हैं, बस that's it। कोई बड़े बड़े पेड़ ये सब कुछ नहीं मिलता। प्रेसिपिटेशन होती है आपको किस फॉर्म में? स्नो की फॉर्म में। आपका ऑडियो थोड़ा नॉइजी आ रहा है, मतलब ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। एक बार ट्राई टू रिफ्रेश, बिकॉज मेरा भी नेटवर्क भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पे है, आई कैन सी द सिग्नल्स। हाँ, व्हाट अबाउट अदर्स? अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी, बाकियों को क्लियर है ऑडियो? यस एवरीवन? सलोनी, अनकन, इंशा एंड रिया? Yes, sir. अब ठीक है, अब ठीक है। तो कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यू आ जाता है सबके एंड पर, नो प्रॉब्लम। चलो, टुंड्रा मैंने बताया, आर्कटिक रीजन और हाई माउंटेन वाला रीजन जहां बड़ी बड़ी पहाड़ियां मिलेगी, स्कैंटी, बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं होती है, कम होती है, ग्रासेस, मॉसेस, लाइकेंस ही मिलते हैं। प्रेसिपिटेशन होती है बर्फ की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में। एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, कितना गया था इसका? ऑलमोस्ट -10 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था, दैट इज टुंड्रा रीजन। अब आ जाते हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट, टुंड्रा के जस्ट नेक्स्ट आ जाता है कोनीफेरस। व्हाट अबाउट दिस? यहाँ पर आप देख रहे हो बैकग्राउंड में, ये जो बड़े बड़े आपको क्रिसमस ट्री लाइक ट्रीज ऐसे वाले दिखाई दे रहे हैं, ये आपके कौन से होते हैं? कोनीफेरस फॉरेस्ट। यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि यहाँ के पत्ते आपको ऐसे मिलते हैं, पॉइंटेड, नीडल लाइक, जो ये मेंटेन रखते हैं कि ये ट्रीज एवरग्रीन रहे, जल्दी से पत्ते ना झड़ जाएं। इंशा प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। कोनीफेरस फॉरेस्ट में आपके पास कोल्ड रीजन्स ऑफ एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड साउथ टुंड्रा रीजन। आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, जनरल आइडिया। इंपॉर्टेंट क्या है? एवरग्रीन होते हैं इनके फॉरेस्ट, इनके ट्रीज एवरग्रीन होते हैं, इनकी पत्तियां लंबी नीडल लाइक होती हैं। यहाँ पर आपको कभी भी ऐसे वाले पत्ते नहीं दिखाई देंगे, ऐसे पत्ते, ऐसे लीव्स कभी दिखाई नहीं देते हैं। यू ऑलवेज एंड ऑलवेज गेट टू सी लीव्स लाइक दिस, पॉइंटेड। पॉइंटेड क्यों होते हैं? कम सरफेस एरिया होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा, पानी का लॉस कम होगा, जल्दी विल्टिंग नहीं होगी, झड़ेंगे नहीं पत्ते, गिरेंगे नहीं, दैट इज द रीजन वो एवरग्रीन रहते हैं। प्रेजेंट इन रिलेटिवली ठंडे इलाके में होता है, और मॉडरेट प्रेसिपिटेशन, ऐसा नहीं है कि भयंकर स्नो से ही भरे रहते हैं, स्नो होती है बट एक मॉडरेट काइंड ऑफ स्नो, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट इलाका आ जाता है, उसके नेक्स्ट बाद ग्रासलैंड वाला एरिया, ये जो ग्रीन कलर से लेबल्ड है। ग्रासलैंड की पहचान वही जहां पर अब मेरे पास क्या मिल जाते हैं। हाँ, ग्रासलैंड में आपको एग्जांपल्स पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है नेम इनमें से ग्रासलैंड्स कौन कौन से हैं, देन यू हैव टू रिमेंबर स्टेपीज, प्रेरीज, पैम्पास, वेल्स एंड डाउन्स। ये 5 नाम याद रखना, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ग्रासलैंड्स, स्टेपीज, प्रेरीज, पैम्पास, वेल्स एंड डाउन्स। These are 5 important examples of grasslands. What is a grassland? नाम से समझ में आ रहा है, ग्रास लैंड, ग्रास का लैंड, दैट मीन्स यहां पर पेड़ नहीं मिलेंगे, इट इज अ ट्रीलेस बायोम। ठीक है, मॉडरेट रेन है, मॉडरेट है, नॉर्मल जितना होना चाहिए। टेम्परेचर हाई है, गर्मी ज्यादा है, हाई टेम्परेचर, ये 20-25 के आसपास पहुंच जाता है ग्रासलैंड्स। मॉडरेट रेन है, पेड़ नहीं है यहां पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कमिंग नेक्स्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। व्हाट अबाउट दीज? टेम्परेट ऑलमोस्ट ये पोलर रीजन्स वाले ऑलमोस्ट इलाके होते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट द टेम्परेट रीजन्स, लेट्स टॉक अबाउट दैट। टेम्परेट रीजन की अगर मैं बात करूं, अब यहां पर आपको पेड़ अच्छे खासे दिख जाते हैं। एरियाज ऑफ अमेरिका, न्यूजीलैंड, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में भी बहुत सारे टेम्परेट रीजन्स भी हैं। डेसिडुअस मतलब दे विल शेड देयर लीव्स, दे शेड द लीव्स, इनके पत्ते कुछ समय बाद, जैसे होता है ना स्प्रिंग आता है फिर पत्ते झड़ जाते हैं, लाइक दैट, तो यहाँ पर डेसिडुअस होते हैं, द लीव्स विल फॉल ऑफ। ये एवरग्रीन नहीं होते हैं, दे आर नॉट एवरग्रीन। लेकिन एक पॉइंट, ये ब्रॉड लीफ ट्रीज हैं, यहां पर आपको पेड़ों पर ऐसे वाले पत्ते दिख जाएंगे, ब्रॉड लीफ। ठीक है, बेटर रेनफॉल है, अच्छा रेनफॉल है कंपेयर टू दी अदर्स, जिससे पहले जो थे, और टेम्परेचर मॉडरेट है, ना बहुत ज्यादा ठंडा है ना बहुत ज्यादा गर्म है, मॉडरेट है, ओकेश टेम्परेचर। ठीक है, आफ्टर द टेम्परेट रीजन अब आता है ट्रॉपिकल रेनफॉल, दुनिया का सबसे मस्त वाला रीजन ये वाला। दिस इज ऑल दैट योर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इंडिया का देखो ये वाला जोन ऑलमोस्ट आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज ऑफ साउथ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, rich in biodiversity. This is your question. Which biome or which area is rich in biodiversity? What is biodiversity? All the flora, matlab plants, all the fauna, matlab animals,
and all sort of microorganism, every species, every living organism that forms biodiversity. यहाँ पर अलग अलग रूट्स मिलेंगी आपको. मॉर्फोलॉजी आप लोग क्लास 11 में पढ़कर आए हो, आपने पढ़ा होगा. क्लाइंबर्स होते हैं, किसी पर चढ़कर अपनी ग्रोथ करते हैं. एपीफाइट होते हैं, जैसे आपने कभी मैंगो का ट्री देखा हो इस तरीके से, मान लो इमेजिन इफ दिस इज अ मैंगो ट्री लाइक दिस, तो कभी कभी क्या होता है, ट्री के ऊपर ही कुछ और ही प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं ऐसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स वाले, वो एपीफाइट्स होते हैं. एपी मतलब ऊपर, फाइट मतलब प्लांट. प्लांट्स व्हिच लिव ऑन द सरफेस ऑफ अदर प्लांट फॉर शेल्टर एंड ग्रोथ, दैट्स इट. Orchids are epiphytes. हाँ जी, Orchids are epiphytes. यस यस. Okay, okay. ऑर्किड्स आपने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी चैप्टर में. ऑर्किड्स एपीफाइट्स होते हैं. ऑर्किड्स में हम बेसिक एग्जांपल्स की अगर मैं यहाँ पर, अच्छा एपीफाइट्स में एक और आप बात पढ़ते हो मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर की, और एक जनरल क्वेश्चन आ जाता है. दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट वेलामेंट टिश्यू. पेड़ों पर क्योंकि लटके होते हैं, ये पेड़ों पर ग्रो कर रहे होते हैं. दे एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर. हाइग्रोस्कोपिक होते हैं वेलामेंट टिश्यू की वजह से. ऑर्किड्स दे कम इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. ठीक है. बटरेस रूट्स, अगर आपने कभी पीपल का पेड़ देखा हो, उसकी रूट्स एक अलग ही लेवल, अलग ही जोन की होती है. बड़ी बड़ी ऐसे बीच से निकल के एक अलग से पैटर्न बना रही होती हैं. वो रूट्स होती है बटरेस रूट्स. किसमें होती है? पीपल के पेड़ में, फाइकस रिलीजियोसा. बटरेस रूट्स. तो मतलब कहने का है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको अब हर तरीके की डाइवर्सिटी दिखती है. प्लांट्स में डाइवर्सिटी होगा, एनिमल्स में डाइवर्सिटी होता है. दे हैव हाईएस्ट रेनफॉल, मैंने बताया था 250 तक पहुंच जाती है रेनफॉल. टेम्परेचर मॉडरेट है, और मैंने बोला था टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है. प्रिडिक्टेबल है, वेरिएशंस नहीं होती है एनुअली. दैट इज अबाउट द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. एंड नाउ द हॉट डेजर्ट रीजन. इसके तो एग्जांपल्स आप लोग जानते होंगे. थार है, सहारा है. मेजर एग्जांपल्स थार और सहारा डेजर्ट. अब यहाँ पर कैसी वेजिटेशन होती है? डीप रूटेड श्रब्स. ऐसी श्रब्स होगी बहुत डीप रूटेड होगी, इतना डीप कि भाई कहीं से भी तो पानी मिल जाए हमको. दैट्स लाइक दैट. एफेमरल्स होते हैं ये. व्हाट आर एफेमरल्स? विच आर जनरली शॉर्ट लिव्ड. कुछ टाइम तक ही इनका लाइफ स्पैन होता है, बहुत ज्यादा लाइफ स्पैन नहीं होता है. इतना सर्वाइव ही कैसे करेंगे. सक्यूलेंट होते हैं. दे हैव सक्यूलेंट. सक्यूलेंट की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ऐसी लीव्स और ऐसी स्टेम्स होती हैं जो पानी को स्टोर करती हैं. सक्यूलेंट. ज़ीरोफाइट which grow in dry and arid regions. सूखे गर्म इलाकों में रहने वाले प्लांट्स को ज़ेरोफाइट्स बोला जाता है. फाइट्स is for plant, zero means dry arid conditions. Succulent which have the capacity to store water. They store water in their stems. जैसे कैमल अगर हम्प में स्टोर कर लेता है वाटर, और प्लांट्स भी ऐसे कोशिश कर, इनको देखो डेजर्ट में रहने वाले प्लांट हर एक वो अडेप्टेशन करेगा, हर एक वो चीज करेगा कि उसके पानी की कमी कभी ना आए. पानी उसको surplus amount में मैक्सिमम मिलता है फॉर इट्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल. बट ऑफ कोर्स लीस्ट रेनफॉल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर. यही क्वेश्चंस आपको ऐसे छोटे छोटे आ जाएंगे. दैट्स इट. ठीक है. दैट इज ऑल अबाउट दीज थिंग्स. तो मेजर बायोम्स में हमारे पास फॉरेस्ट हो गए, हिमालयाज पढ़ लिया, थार डेजर्ट हो गया, वेस्टर्न घाट्स एंड सी कोस्ट. हर एक जगह का हमने देख लिया आइडिया. ठीक है. अब दो टर्म्स पढ़ेंगे. उससे पहले मुझे बताओ, क्या आप सबको बायोम्स वाला टॉपिक, एवरीवन, इज इट क्लियर टू यू? समझ में आई एक चीज? आर यू एबल टू रिकॉल द थिंग्स इन योर माइंड की कौन सी जगह कैसी दिखती होगी? एवरीवन? हाँ सर. यस सर. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट अदर्स? ओके. हाँ जी रिया, योर नेटवर्क इज ऑल गुड नाउ. शिवांशु, इंशा, अंकन, चलो दैट्स परफेक्ट देन. अब आ जाते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आ गई दो, हैबिटेट एंड निश. अच्छा एक और चीज आपको बता देता हूं, आप लोग कभी कभी इधर उधर पढ़ लोगे. एक टर्म आती है इकोटोन. व्हाट इज इकोटोन? आपने पढ़ा दो बायोम. मान लो एक ये हिस्सा है, यहां पर आपके बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, और यहां पर आपके घर हैं, मान लो नॉन फॉरेस्ट जोन है. तो ये एक बायोम होगा, यहां पर एक बायोम होगा. इसके बीच का जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज इकोटोन. सो व्हाट इज इकोटोन? इकोटोन इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट बायोम्स. दो अलग बायोम्स के बीच की एक ट्रांजिशन जोन दैट इज कॉल्ड एज इकोटोन. ये याद रखना.
ठीक है, इकोटोन वर्ड जरूर याद रखना, कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है। लेट्स टॉक अबाउट हैबिटेट एंड निश। क्या होता है हैबिटेट, क्या होता है निश, लेट्स सी। तो आपके सामने ये पिक्चर्स देखो, पहले वाले में क्या दिख रहा है आपको कि कुछ माउंटेन्स वाला इलाका है, पेड़ भी है, पानी भी है। यहाँ पर आपको सिर्फ दिख रहा है कि नदियां हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पर आपको माउंटेन्स, यू कैन सी दैट। हियर यू कैन सी इंडस्ट्रियल काइंड ऑफ थिंग है। यहाँ पर सिर्फ फॉरेस्ट है, यहाँ पर डेजर्ट वाला इलाका है। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस थिंग? व्हाट इज हैबिटेट? प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, एक जगह जहां एक ऑर्गेनिज्म रहता है, दैट इज हैबिटेट। इट मीट्स ऑल एनवायरमेंटल कंडीशंस, और वहां पर रहेगा, अपनी सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस को मीट करेगा। वहां का टेम्परेचर, रेनफॉल, पीएच, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, व्हाटएवर थिंग इज देयर। सो जहां पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज हैबिटेट। Remember this very important point. What is habitat? It is the place where an organism lives and it meets all the important suitable environmental conditions वहां की, ठीक है? That is about habitat. अब उसके बाद let's talk about something else. What is a niche? अब मान लो एक पेड़ है और उसी पेड़ पर एक पैरट भी है जो फ्रूट्स ईट करेगा। अर्थवर्म है जो डिट्राइटिवोर है, जिसने सॉइल में से डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिजम्स पर फीड करना है, ठीक है? अब ये देखो, यहां पर आप ये कह सकते हो कि ये एक कंज्यूमर है और ये कहीं ना कहीं डेट्राइटिवोर की कैटेगरी में आ जाता है। डेड डिकेइंग पर, डेट्राइटस पर फीड करने वाला ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो आप इसको। तो आप ये देखो कि इनका रोल अलग है। पैरट का रोल है कंज्यूमर का, अर्थवर्म है डेट्राइटिवोर। तो इकोलॉजी में इनके रोल्स अलग हैं, है ना? अलग अलग रोल्स परफॉर्म कर। एक मान लो कॉलेज में एक टीचर अगर केमिस्ट्री पढ़ाता है, एक टीचर बॉटनी पढ़ाता है, तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वो कॉलेज उनका हैबिटेट है जहां पर वो रह रहे हैं। लेट्स से दे आर लिविंग आल्सो। अब उनका प्रोफेशन क्या है, वहां पर वो जूलॉजी पढ़ा रहे हैं, बॉटनी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वो हो जाती है उनकी निश। व्हाट्स माय निश इन आकाश? आई एम टीचिंग बॉटनी, राइट? इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पर पैरट एक कंज्यूमर है, अर्थवर्म इज अ डेट्राइटिवोर, रह वो एक ही पेड़ पर रहे हैं, पेड़ उनकी हैबिटेट है, द प्लेस वेयर दे आर लिविंग। बट क्या रोल प्ले कर रहे हैं? सो ऑर्गेनिजम्स रोल इन द एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एज निश। एक ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट में क्या रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड एज निश। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर दैट, ठीक है? और एक उसमें एक और चीज मैं आपको जरूर बता देता हूं, दैट नो टू organisms occupy same niche. नेचर में ऐसा होता है, if I talk about that way, कि मान लो अब आप सोचो कि पैरट्स की अलग तरीके का उनका है रोल, दे हैव टू ईट द फ्रूट्स और वट एवर वे, उनका काम क्या है। अर्थवर्म डेट्राइटिवोर है। अब अगर बर्ड्स जाकर डेट्राइटिवोर का काम करने लग जाएं और अर्थवर्म्स जाकर फ्रूट्स को ईट करने लग जाएं, वेजिटेशन खाने लग जाएं, या वट एवर थिंग दे कैन डू, जो बर्ड्स कर रहे थे, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, एक कंपटीशन हो जाएगा। जो लीस्ट सर्वाइवल वाला होगा, लीस्ट फिट होगा, वो रिमूव हो जाएगा, बहुत पंगे हो जाएंगे। दैट इज व्हाई से कोई भी दो ऑर्गेनिज्म एक सेम निश ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। अगर एक बर्ड्स के अंदर ही देख लो, अगर मान लो एक ही ट्री है और इस ट्री पर 6 बर्ड्स हैं, अलग अलग उनको रहना है, दे हैव टू सेटल इन अ वे कि वो अपने आपस में एडजस्टमेंट करें। मान लो रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर लें, या कुछ बर्ड्स अब क्या करेंगी, कुछ बर्ड्स लीव्स पे फीड करेंगी, कुछ बर्ड्स फ्रूट को फीड करेगी, कुछ बर्ड्स सीड पे फीड करेंगी, कुछ बर्ड्स नट्स पर फीड करेगी, कुछ बर्ड्स ट्विग पर फीड करेगी, कुछ बर्ड्स बार्क पे फीड करेंगी, कुछ बर्ड्स रूट्स में जाकर मे बी वहां के माइक्रोऑर्गेनिज्म से फीड करेंगी। बट रहना उनको पेड़ पर है, बट दे हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली, बिकॉज नो टू ऑर्गेनिजम्स कैन ऑक्यूपाई सेम निश। जो वो रोल ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में प्ले करेगा वो सेम नहीं हो सकता। अगर हो गया तो कंपटीशन होगा एंड द बेटर सर्वाइवल इज गोइंग टू सर्वाइव। ठीक है, समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड निश, सॉरी हैबिटेट एंड निश? समझ में आया एवरीवन? यस, ठीक है। अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। जब एक इकोसिस्टम की बात करते हो, मैंने क्या बोला था कि बायोम्स और आसपास उनका फिजिकल एनवायरनमेंट, या बेसिकली इकोसिस्टम क्या होता है कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में क्या इंटरेक्शन होती है, कैसे इंटरेक्शन होती है, दैट इज बेसिकली इकोसिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। सबसे पहले आ जाते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब बायो, लाइफ, जो जिंदा है, जिसमें जिंदगी है।
एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज एबायोटिक? फिजिकल एनवायरनमेंट. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का आसपास का फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, दैट इज एबायोटिक component of an ecosystem. Right now, in the very first go, we are going to understand major abiotic factors. कौन से major abiotic factors हैं, what are these, and कैसे कैसे हमको study करना है. Let's talk about that. तो major abiotic factors जो हम discuss करेंगे, that is temperature, water, light, and soil. Let's talk about each of these one by one. सबसे पहले आ जाते हैं temperature पर as abiotic factor, है ना. डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, यही टेम्परेचर से डिफाइन किया जाता है. अब अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो हमारे पास क्या होता है, दो रीजन आते हैं. एक होता है इक्वेटर वाला हिस्सा, एक होता है पोल वाला हिस्सा. मैंने आपको बताया था, ठीक है. इक्वेटर वाला हिस्सा वो होता है. अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो, ठीक है. टेम्परेचर कहता है लैंड पर आपको मालूम है सीजनली चेंज होता है, गर्मी आती है, फिर सर्दी आती है, फिर रेनफॉल, मानसून आ जाता है. टेम्परेचर डिक्रीज करता है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, मतलब इक्वेटर पर ज्यादा होता है टेम्परेचर, तभी आप देखो येलोइश दिखाया है कि सनलाइट है ज्यादा. पोल वाला इलाका ठंडा होता है, तो दे हैव लेस टेम्परेचर. बर्फ वाला हिस्सा लो टेम्परेचर. मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस मिल सकता है ट्रॉपिकल हिस्से में, इक्वेटर वाले हिस्से में, और सब जीरो तक भी जा सकता है पोलर रीजन्स में. दैट इज वाई वहां पर आपके पास परमाफ्रॉस्ट रीजन्स भी आ जाते हैं. यस शिवांशु, व्हाट्स योर डाउट? यू हैव रेज्ड योर हैंड, प्लीज टेल मी. You can turn on your audio and ask me what's your doubt. हाँ जी बच्चे बताओ. शिवांशु, what's your doubt? प्रॉब्लम है किसी चीज में? यहाँ ट्राई करने के लिए एड्रेस किया था, टू चेक इफ इट इज वर्किंग और नॉट. हो सकता है इट्स अ न्यू प्लेटफॉर्म. हाँ जी बच्चों बताओ, चलो बता देना अगर डाउट हो तो. वी आर ऑल ओपन टू दिस. तो टेम्परेचर मैंने बोला अलग अलग है. इक्वेटर में ज्यादा टेम्परेचर, पोल्स में कम टेम्परेचर. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. लेकिन ऐसी भी मेरे पास हैबिटेट्स हैं जहां पर टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक. क्या आप मुझे बता सकते हो अपनी क्लास 11 की नॉलेज से, विच फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया थ्राइव इन वेरी हाई टेम्परेचर? एनीवन इन द क्लास? वो कौन सी कैटेगरी होती है बैक्टीरिया की जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर सर्वाइव कर जाते हैं? एनीवन बताइए. थर्मोएसिडोफिल. ओके ठीक है. उसके अलावा अगर थोड़ी और बेटर टर्म यूज कर सकें एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए इन जनरल, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एक ही बात है. वो किस कैटेगरी में आते हैं ये बताओ मुझे. इन विच बैक्टीरिया. व्हाट? आर्कीबैक्टीरिया. yes, archaebacteria. So that is what I was talking about. When you talk about very ऐसे organism that can prefer high temperature, like at least it exceeds even 100 degrees Celsius, जैसे कि thermal springs, deep sea hydrothermal vents, the regions like this, very hot, your bottom of the geysers in your houses. In that case वहां पर भी हम बोलते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं. The bacteria which are called as Archaebacteria, which prefer extreme of the conditions like thermoacidophils or acidophils, right? So टेम्परेचर में ये भी वेरिएशंस है. अब लेकिन वो ये बोलता है कि इसके बाद अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अब देखो डेजर्ट में एक अलग टेम्परेचर है, एक फॉरेस्ट में अलग होगा, ग्रासलैंड में अलग होगा, और ठंडे इलाके में आर्कटिक पोलर रीजन में अलग टेम्परेचर होगा. ऑन दैट बेसिस कहता है कि टेम्परेचर एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कैसे करता है. तो अब वो पॉइंट आता है कि टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है एक ऑर्गेनिज्म को. इट अफेक्ट्स द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम. एंजाइम अपना एक्शन, एंजाइम कैसे वर्क करेगा. आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल्स में कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर इज व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द एंजाइम्स टू वर्क वेल. अगर बहुत लो टेम्परेचर है तो एंजाइम्स काम नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा होगा तो एंजाइम्स डीनेचर कर जाते हैं. तो एंजाइम्स की काइनेटिक्स, उनकी वर्किंग, उनके रिएक्शन की स्पीड, एवरीथिंग इज डिटरमिन्ड बाय अ टेम्परेचर. तो उस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को टेम्परेचर अफेक्ट करता है. बट किस तरीके से अफेक्ट करता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को,
ऑन दैट बेसिस हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की टॉलरेंस कैसी है टू द टेम्परेचर। इन दैट कैटेगरी मेरे पास आ जाते हैं यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल। यूरी का एक बेसिक मतलब होता है वाइड, स्टीनो का एक बेसिक मतलब होता है नैरो। हमेशा बायोलॉजी में याद रखना है। यूरीथर्मल which can tolerate wide range of temperature, stenothermal which can tolerate only narrow range of temperature. Let's talk about that. सबसे पहले आ जाते हैं यूरीथर्मल। हम लोग क्या है, यूरीथर्मल है। वी कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। आपको अगर मैं बहुत ज्यादा गर्म इलाके में भेज दूं, साउथ रीजन में भेज दूं, और एक तरफ मैं हिमालय वाले बहुत ठंडे एरियाज में भेज दूं, हिमाचल के, यू कैन थ्राइव एवरीवेयर, यू कैन थ्राइव। आपकी बॉडी वैसे वर्क करेगी। आप बहुत ज्यादा गर्मी वाले इलाके में जाओगे, आपकी बॉडी उतना स्वेट करेगी ताकि कूलिंग मिले। आप ठंडे इलाके में जाओगे, आपकी बॉडी उतना शिवरिंग करेगी ताकि हीट जनरेट हो, आपकी बॉडी सर्वाइव कर सके। वी हैव दैट कैपेसिटी, हम टॉलरेट कर सकते हैं। वी कैन थ्राइव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, ठीक है। लेकिन सूरज देवता के सामने खड़ा कर दोगे तो जल जाओगे। नॉट इन दैट एक्सट्रीम केस, दैट इज अ वेरी, यू कैन से एडवर्स, लाइक बहुत अलग ही कंडीशन है। ये मत सोचना सूरज देवता यहाँ से ठीक दिख रहे हैं, सूरज देवता बहुत पास चले जाओगे तो जल जाओगे, उतना अभी हमारा रेंज नहीं है। वी हैव अ नॉर्मल रेंज कि हम टॉलरेट कर सकते हैं जितना हमें दिया गया है, उससे एक्सट्रीम में नहीं जाना अपने को, है ना। कहीं आप सोचो कि मैं रेफ्रिजरेटर में बैठा रहूं 4 दिन के लिए तो भी मैं जिंदा रहूंगा, नहीं, उतना नहीं अपने को हो पाएगा, है ना, वो नहीं कर सकते। स्टीनो मतलब, अब देखो एग्जाम्पल जिसमें क्या आते हैं, ह्यूमंस है, काओ है, शीप है ना। लेकिन इतना भी नहीं कि काओ को आप एक पांडा के साथ बिठा दो कि दोनों आज तुम यहीं बैठ के आज एंजॉय करो, तो काओ नहीं इतना टाइम सर्वाइव कर पाएगी, है ना। एक लिमिट है वहां पर, एक नॉर्मल लिमिट, है ना। अभी तो हिमाचल वाले एरिया में आपको काउज वगैरह मिल जाते हैं बिकॉज दे हैव दैट जोन। पोलर रीजन में आपने कभी काउ देखी हो पांडा के साथ बैठी हुई? नहीं। पोलर बेयर के साथ? नो, यू नेवर गेट टू सी। स्टीनोथर्मल में एग्जांपल्स सील है, एक्वाटिक मैमल होता है, सील इज अ मैमल, है ना। रेप्टाइल्स है, नैरो रेंज है। रेप्टाइल्स बहुत ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, नॉर्मल रेंज में एडजस्टेबल काइंड ऑफ चीज में रहते हैं, नैरो रेंज है इनका, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज वाटर। व्हाट अबाउट दैट, लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। आपको मालूम है एवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ते हो कि लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई थी? वाटर में। और अनसूटेबल, अनसस्टेनेबल, आप सस्टेन नहीं कर सकते पानी के बिना। और वाटर की अवेलेबिलिटी भी डिटरमिन करती है कि कैसा ऑर्गेनिज्म होगा उस पर्टिकुलर इलाके में, है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैन डिटरमिन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज प्रेजेंट इन दैट रीजन। कितना पानी है, कैसा पानी है, कैसे। अब आप खुद ही सोचो, पानी यहाँ कितना होगा? बहुत कम होगा, तो वहां कौन होगा? ऑर्गेनिजम्स लाइक कैमल, प्लांट्स लाइक कैक्टस, यूफोर्बिया, ओपनशिया, है ना। तो वैसा ऑर्गेनिज्म ही डिफाइंड है जैसा एरिया है। आपको यहाँ पर रोज कभी खिला हुआ नहीं मिलेगा डेजर्ट इलाके में, कभी देखोगे नहीं कैमल के कान पे रोज लगा होगा किसने उसको गिफ्ट किया है? नो, ऐसी चीजें नहीं मिलेगी आपको, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। कैक्टस मिल सकता है कैमल के पास, नॉट रोज, बिकॉज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वेजिटेशन, हर चीज डिफाइंड होगी। शिवांशु जी, आपका हैंड अभी तक रेज्ड है, तो कोई डाउट है तो पूछो। आपका हाथ थक जाएगा, कब तक रेज करोगे अपने हैंड को? अगला देखो, जैसे मैंने बोला, क्या मिलेगा आपको डेजर्ट वाले इलाके में जहां वाटर की स्कैसिटी है? थिक फ्लैशी स्टेम, थॉर्न्स मिलेंगे, पत्ते नहीं मिलेंगे, है ना। यही सब होता है डेजर्ट में। अगली क्लास में आपको अडेप्टेशन बताऊंगा, तब हम डेजर्ट वाली अडेप्टेशन तरीके से पढ़ेंगे अच्छे से। थिक फ्लैशी स्टेम होती है, सक्यूलेंट स्टेम होती है, पानी स्टोर करने वाली स्टेम होती है। लीव्स एब्सेंट होती हैं, लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स, है ना। उपनिषा देखा होगा आपने, उस पे ऐसी ऐसी स्पाइन्स लगी होती हैं, वो बेसिकली उसके पत्ते होते हैं और कुछ नहीं होता, है ना, ताकि पानी का लॉस ना हो। दैट इज व्हाट दे डू। तो वो स्वेट लेस करते हैं। कभी देखा कैमल को पसीना आ रहा है? लबालब नहीं आता। दे यूरिनेट लेस। इनका जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है वो कंसंट्रेटेड होता है। मोर ऑफ अ सॉलिड वेस्ट दे ट्राई टू पास, कि सॉलिड वेस्ट पास करें, पानी कम से कम लॉस हो उनकी बॉडी से। दैट इज व्हाट दे प्रेफर। अब आ जाता है वाटर। इसी के बेसिस पर आपके एरियाज डिफाइंड है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहां भयंकर मस्त एकदम रेनफॉल होती है, डेसिडुअस ठीक ठीक होती है। ग्रासलैंड्स में मॉडरेट,
कॉनिफेरस में स्नो हो जाती है, रेनफॉल मिक्सचर ऑफ बोथ, है ना, तो वाटर वहां पर भी डिफाइंड होती है। अब आप ये देखोगे अगला टॉपिक आ जाता है वाटर के साथ ही सैलिनिटी, सॉल्ट का कंटेंट कितना है, और आप सॉल्ट के कंटेंट को मेजर करते हो पार्ट्स पर 1000 पीपीटी। इट्स नॉट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इट इज योर पीपीटी, पार्ट्स पर 1000। डिफाइन करा जाता है 0 से 330 पीपीटी तक। पानी में सैलिनिटी, व्हाट इज सैलिनिटी, सॉल्ट का कंटेंट कितना है पानी में, ठीक है। इन दैट केस फ्रेश वाटर लेक होगा जहां साफ सुथरा पानी है, 0 पार्ट्स पर 1000 होता है सॉल्ट सैलिनिटी। अगर मैं सी, एक समुद्र की बात करूं, है ना, इससे रिलेटेड आपने गाना भी सुना होगा समुद्र एंड नमकीन वाला, है ना, तो वहां पर 30 to 35 पीपीटी है, सॉल्ट इज देयर, बट इतना भी नहीं है। इतना कितना, बहुत ज्यादा, 100 पार्ट्स पर 1000 हाइपर सैलाइन लगून। ये वो रीजन होते हैं जहां पर आपको दिख ही जाता है भाई ये सॉल्ट ही होगा, यहाँ पर बहुत ट्रांसल्यूसेंट व्हाइटिश काइंड ऑफ वाटर होगा। हाइपर सैलाइन लगून्स, मोर देन 100 पार्ट्स पर 1000 तक सैलिनिटी मिलेगा। दैट इज हाउ यू डिफाइन सैलिनिटी। और ऐसा क्वेश्चन आपको मैथ्स द कॉलम्स में आ जाता है, तो याद रखना किसमें कितना पार्ट्स पर 1000 सैलिनिटी होगा, दैट इज इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। अब यहां पर भी कहता है जैसे आपने टेम्परेचर में डिफाइन किया था यूरी थर्मल स्टीनोथर्मल, वैसे सैलिनिटी के लिए बोल दो यूरी हलाइन स्टीलो हलाइन। यूरी हलाइन मतलब जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेट कर सकता है, स्टीनो हलाइन एक नैरो रेंज, एक सर्टेन अमाउंट तक की सैलिनिटी उसको पसंद है, उसके बाद इट इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, है ना। जैसे कि यूरी हलाइन जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी दैट कैन टॉलरेट। इन दैट कंडीशंस इफ यू टॉक अबाउट, मेरे पास कौन सी कैटेगरी आ जाती है इसमें, जैसे कि स्टिंग रे होती है आपके पास, शार्क आता है, सैल्मन्स आल्सो कम इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, ये भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट व्हिच कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, नैरो वाला नहीं है, वाइड रेंज दे कैन टॉलरेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट स्टीनो, स्टीनो में मेरे पास आ जाती है गोल्ड फिश, वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टीनोहलाइन दैट कैन टॉलरेट ओनली नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ही सैलिनिटी दे दो या बिल्कुल ही खत्म कर दो स्ट्रेस सैलिनिटी, देन आल्सो दे कैन सर्वाइव, नो, वहां पर इनकी टाटा बाय बाय हो जाएगी, देयर दे कैन नॉट सर्वाइव, राइट। तो दैट इज व्हाई दिस इज स्टीनो वाले ऑलमोस्ट ऐसी जगह पर रहेंगे जहां पर कंडीशंस यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट, ऐसा नहीं है कि उसकी सैलिनिटी चेंज होती रहेगी। सेम गोज विद स्टीनोथर्मल, वो ऐसी जगह पर प्रेफर करेगा रहना जहां का टेम्परेचर स्टीनो होगा, नैरो होगा, यूनिफॉर्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है कभी बहुत लो हो रहा है, नो, एट दैट पॉइंट इट इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, रिमेंबर दैट, ठीक है। अगला फैक्टर आ जाता है दैट इज लाइट। व्हाट अबाउट लाइट, लेट्स सी। अब लाइट आपको पता है कि प्लांट्स में, पौधों में जो आप लाइट की बात करते हो किन चीजों में डिफाइन करती है, अफेक्ट करती है प्लांट्स को। तो अगर मैं बात करूं इस केस में मेरे पास फोटोसिंथेसिस एंड फ्लावरिंग। फ्लावरिंग को जब आपकी सनलाइट अफेक्ट करती है आप लोग उसको पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड एज फोटो पीरियोडिज्म। एंड फोटोसिंथेसिस आप जानते हो, जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल जाएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में along with chlorophyll, that is the only time when you will get to see your glucose as a food along with oxygen as a metabolic waste, अगर लाइट होगी तो। अब आपको मालूम है कि लाइट की अगर मैं बात करूं, एक बड़ा सा पेड़ है और ये नीचे रहने वाली जितनी छोटी छोटी वेजिटेशन है पहले ही छाया में रहते हैं, तो स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं फॉरेस्ट की फ्लोर पर, वैसे ही उनको कम मात्रा में लाइट मिलती है, राइट, बट इनकी लीव्स जनरली लार्ज होती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर सके सनलाइट। अगर आपने फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ा होगा वहां पर आता है, अगर आपके पास पत्ता बड़ा होगा, इफ अ लीफ हैज अ लार्ज सरफेस एरिया, द साइज ऑफ लीफ इज ब्रॉड और क्वाइट लार्ज, तो वो ज्यादा क्लोरोफिल होगा, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे, ज्यादा सनलाइट लेगा, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। दैट इज वाई कभी पूछ ले कि जो फॉरेस्ट फ्लोर पर प्लांट्स रहते हैं ऐसा क्या होता है भाई इनमें कि यहाँ पर बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ताकि दे कैन कैप्चर मोर ऑफ द सनलाइट, भाई जितनी मिल सके वो ले लेंगे, दैट इज हाउ दे कैन डू दैट, ठीक है। उसके बाद लाइट की अगर मैं बात करूं, एनिमल्स भी डिपेंड करते हैं। मैंने बोला कि बहुत सारे एनिमल्स में उनकी ईस्ट्रस साइकिल होती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, क्लाइमेटिक कंडीशंस पर, ठीक है। उनकी रिप्रोडक्शन की सिग्नलिंग्स भी बहुत सारी डिपेंड करती है
सीजनल साइकिल्स पर, माइग्रेशंस ऑर्गेनिजम्स की। अब आप देखते हो सीजनल वेरिएशन, सीजन के अकॉर्डिंग आर्कटिक टर्न की सबसे लॉन्गेस्ट माइग्रेशन होती है, किसी की समर में माइग्रेशन होती है। फिशेस में आपकी फ्रेश वाटर से मेराइन जा रही होती है, मेराइन से फ्रेश वाटर में जा रही होती है। ये सब चीजें क्या है ना, सब चीजें डिफाइंड होती है क्लाइमेट और टेम्परेचर से। साथ ही अगर लाइट की बात, तो मैंने बोला कि लाइट भी डिपेंड करती है, सिग्नलिंग देती है आपके हाइपोथैलेमस में एनिमल्स के, और जैसे सर्केडियन रिदम 24 आवर साइकिल और एनिमल्स की डिफाइन करी जाती है लाइट की मदद से। एनिमल्स इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं सनलाइट पे। एनर्जी के लिए तो डेफिनेटली आपको मालूम है सनलाइट सबसे ब्रॉडेस्ट और मेजर सोर्स होता है एनर्जी का। और उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक्स, जिसको आप सर्केडियन रिदम बोलते हो, सर्केडियन रिदम 24 आवर साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो भी लाइट पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, मेजर अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मेजर बताओ, मेरे को नहीं पता, ढंग से बताओ, कोई ऐसे बोले तो बोलना फॉरेजिंग। फूड रिसोर्सेज को सर्च करने के लिए बहुत सारे एनिमल्स को विजुअल क्यूज चाहिए होते हैं, लाइट की मदद से वो सर्च करते हैं, अपने प्रे को आइडेंटिफाई करते हैं। वो विजुअल क्यूज जो उनको मिलते हैं वो लाइट की मदद से मिलते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में। आप देखो बटरफ्लाईज आपको दिन में ही फ्लावर्स पर, कभी देखा बटरफ्लाई रात को आज फ्लावर से जूस लेने गई थी? नहीं। बटरफ्लाईज की अगर मैं बात करूं, उनको दिन की रोशनी चाहिए, लाइट चाहिए, ब्राइट लाइट चाहिए, क्योंकि वो डायअर्नल होती है, डे लाइट में वर्क करती है। ऐसे बटरफ्लाई के रिश्तेदार होते हैं मॉथ, देयर रिलेटिव्स, ये होते हैं नॉक्टर्नल। ये आपको रातों में कभी आपके घरों में आ जाते हैं, आप पकड़ के बाहर छोड़ाते हो, है ना। मॉथ ब्राउन कलर के होते हैं, दे आर नॉक्टर्नल। उनको लाइट इतनी नहीं चाहिए, कम लाइट चाहिए, डार्कनेस ज्यादा पसंद है। बटरफ्लाईज को दिन की रोशनी पसंद है। फोरेजिंग, सर्च फॉर फूड रिसोर्सेज। और रिप्रोडक्शन, मैंने बोला है ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन की साइकिल्स पर भी लाइट का इफेक्ट होता है। हायर क्लासेस में आप शायद डिटेल में पढ़ोगे, बट इतना अभी आपको याद रखना है, ईस्ट्रस साइकिल मैंने आपको बताया है, ये सब चीजें इफेक्ट करी जाती हैं। मूवमेंट, माइग्रेशन आपको मालूम ही है, अभी आगे वाले अगली क्लास में पढ़ोगे। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट साइबेरियन क्रेन का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, है ना। वो क्यूलाडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान आती है फ्रॉम बेसिकली साइबेरिया एवरी ईयर। वो माइग्रेशन क्यों है? ऑल बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स, उसकी मे बी क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट गुड एट दैट पॉइंट, है ना। सीजनल बेसिस पर लाइट के लिए ही बेसिकली एवरीथिंग इज हैपनिंग ना, दैट इज इट। सिमिलरली अब पॉइंट आ जाते हैं कि लेकिन जो ऑर्गेनिज्म भाई डीप ओशंस में है, इतने गहरे समुद्र, ओशंस, तालाब, इतने ओशंस में पड़े हैं, उनको एनर्जी कौन देता है? वहां पर क्या होता है अल्टीमेटली? तो दे से कि ऑर्गेनिजम्स जो डीप ओशंस में होते हैं, दे फीड ऑन डीप डेड ऑर्गेनिक मैटर। वहां का जितना ये देख रहे हो, ये सब आ जाता है डेड ऑर्गेनिक मैटर में, वो उस पर फीड करते हैं, वहां से एनर्जी लेते हैं। तो कभी आपसे पूछे कोई कि जो सब आपको ऊपर दिख रहा है लैंड पर, वाटर में, उनको तो सनलाइट ने एनर्जी दे दिया, व्हाट अबाउट दो जिनको इतना डीप रहना पड़ता है ओशियंस में? वो क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, वहां पर कंपाउंड्स टूटेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, केमिकल एनर्जी रिलीज होगी। और ये ऑर्गेनिजम्स को आप क्या बोलते हो? आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। जो अपना खाना बनाते हैं केमिकल एनर्जी से, केमिकल्स जो रिलीज होते हैं, एक फॉर्म में दूसरा फॉर्म में केमिकल्स का कन्वर्जन होता है, वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज हाउ दे फॉर्म फूड। ठीक है, इनको कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, दे डोंट रिक्वायर सनलाइट। उनको सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको एनर्जी कौन दे रहा है? बाय फीडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। इसी तरीके से आप लोग हमेशा याद रखना, जैसे कि आपके पास अगर मैं विजिबल लाइट में बोलूं, विबग्योर होता है। रेड इज हैविंग 700 नैनोमीटर, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेवलेंथ, लैम्डा लिखा है वेवलेंथ के लिए। इसकी सबसे लीस्ट वेवलेंथ होती है, दैट इज आपका वायलेट और ब्लू। अब क्या होता है, रेड लाइट का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, तो लीस्ट एनर्जी होती है, तो इतना पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। सबसे डीप पेनिट्रेट कौन कर पाती है? ब्लू लाइट, इट रीचेस डीप इन द ओशन, सबसे ज्यादा एनर्जी, लीस्ट वेवलेंथ होती है। और रेड एल्गी आपको बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, रेड लाइट ज्यादा इफेक्टिव भी होती है फॉर दैट केस, इसलिए आपको डीप ओशंस में मिल जाती है रेड एल्गी, बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल पिगमेंट। यू ऑल नो दैट फाइको एरिथ्रिन पिगमेंट, दैट इज द होल रीजन।
ब्लू लाइट आपकी डीपेस्ट ओशंस में पहुंच जाती है। इज इट ऑल क्लियर एवरीवन? अभी तक जितना बताया, कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। एवरीवन इन द क्लास, कोई डाउट है सो फार? यस। ब्लू लाइट क्यों डीप ओशन में ज्यादा जाता है? रेड देखो, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट रेड लाइट के लिए मैंने क्या बोला, दिस इज द लाइट विच इज हैविंग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो जनरली क्या होता है, द लाइट विच इज हैविंग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द यू कैन से विजिबल स्पेक्ट्रम, इट कैन पेनिट्रेट लीस्ट, वो लीस्ट पेनिट्रेट करती है। और क्योंकि रेड की ज्यादा वेवलेंथ है, एंड विच इज क्योंकि पेनिट्रेट करती है लीस्ट बिकॉज इसकी एनर्जी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है। आप लोग पढ़ते हो केमिस्ट्री में E is equals to एच सी बाय लैम्डा। एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली रिलेटेड होता है, वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज्यादा। कोई भी चीज अगर आपको लाल दिखती है क्योंकि वो रेड वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करती है, हमेशा ये चीज याद रखना, एब्जॉर्ब नहीं करती वो। आपको पत्ते हरे दिखते हैं, इट्स नॉट दैट कि पत्ते हरा रंग एब्जॉर्ब करते हैं। ग्रीन लीव्स दे अपीयर ग्रीन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर, बाकी सारे कलर विबग्योर में से वो एब्जॉर्ब कर लेगा एक्सेप्ट ग्रीन। ऐसे ही रेड एल्गी की अगर मैं बात करूं, वो रेड एल्गी आपको डीप ओशियंस में इस वजह से मिलती है बिकॉज रेड एल्गी की अगर मैं बात करूं, रेड एल्गी आपको डीप ओशियंस में व्हाई यू गेट टू सी, because the reason is that red algae is mostly like to be found in the deep water and it all has to do, ये क्यों है, because of the different wavelength of light और कितना डीप वो जा सकता है। अब रेड लाइट की अगर मैं बात करूं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, इसका मतलब है इट पेनिट्रेट्स वाटर द लीस्ट, वो वाटर को बहुत लीस्ट पेनिट्रेट करेगा, एंड दैट इज ऑल रीजन व्हाई आपको रेड एल्गी डीप वाटर में मिलती है। Is it clear? यस सर। ठीक है, क्योंकि मोस्ट वेराइटीज ऑफ एल्गी की अगर मैं बात करूं, वो ऑलमोस्ट नियर द वाटर सरफेस रहते हैं ताकि उनको इनफ ऑफ द सनलाइट मिल जाए। अब रेड एल्गी की अगर मैं बात करूं, रेड को छोड़ के वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है, इट कैन एब्जॉर्ब ब्लू लाइट एनफ, तो इसलिए रेड एल्गी आपको काफी डीप मिलती है, क्योंकि डीप